इस पूरे मसले पे सुप्रीम जो हाई कोर्ट है आ, वो ज्यादा इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट उतना इंडिपेंडेंट करते हुए नहीं दिखाई पड़ती। इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? और अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास पे लेके जाऊं, जब इमरजेंसी थी तो उस वक्त भी बाद में लोगों ने कहा कि उस वक्त भी हाई कोर्ट्स ने बहुत अच्छा काम किया, इंडिपेंडेंस दिखाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से सरेंडर कर गया था और बाद में हाई कोर्ट्स की तारीफ हुई। एक पैटर्न दिखाई पड़ता है। तो हाई कोर्ट्स के इंडिपेंडेंस और सुप्रीम कोर्ट के उतने ज्यादा इंडिपेंडेंट ना होने के पीछे आप क्या कारण समझते हैं? क्या आपको लगता है सरकार का दबाव काम कर रहा है या कुछ और कारण है? नहीं, उसके पीछे सरकार का दबाव ही काम करता है। हम्म। होता यह है कि हम्म। हाई कोर्ट्स तो बहुत सारे जजेस हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं, तो बहुत सारे चीफ जस्टिस भी हैं। हम्म। और किसी भी कोर्ट में चीफ जस्टिस का बहुत अहम रोल होता है। हम्म। तो आमतौर पर यह देखा गया है कि जहां जहां जिन हाई कोर्ट्स में अच्छे चीफ जस्टिस होते हैं जो सरकार से स्वतंत्र हो, हम्म। वो हाई कोर्ट्स कम से कम उन चीफ जस्टिस के टेन्योर में एक रीजनेबली इंडिपेंडेंस से काम करते हुए दिखते हैं। हम्म। सुप्रीम कोर्ट के अगर आप चीफ जस्टिस को किसी तरह से अपने कब्जे में कर लें, हम्म। किसी भी तरह से, हम्म। बहुत तरीके होते हैं। हम्म। एक तरीका होता है कि भाई आप उनको रिटायर, क्योंकि चीफ जस्टिस जो होता है 1-2 साल में रिटायर होने वाला होता है, हम्म। उसको आप उसके सामने कोई गाजर लटका दें कि भाई हम तुमको ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना देंगे, हम्म। या तुमको कोई गवर्नर बना देंगे, या तुमको राज्यसभा दे देंगे। कुछ लोग तो उसी से लुढ़क जाते हैं, कुछ हम्म। चीफ जस्टिस लोग भी उससे लुढ़क जाते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं अगर ऐसी सरकार हो जैसी आज की मौजूदा सरकार है, जिसको हम्म। हम कहते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रांग फांसीवादी सरकार, हम्म। जो कि धड़ाधड़ लोगों को गिरफ्तार करती है, कोई भी कानून की परवाह नहीं करती, कितना भी कानून। और अगर दिखता है कि भाई सारी इंस्टीट्यूशंस ने इनके इस सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं, हम्म। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, वगैरह वगैरह, तो फिर कई बार बहुत सारे जजेस भी डर जाते हैं, हम्म। कुछ चीफ जस्टिस भी डर जाते हैं उससे, हम्म। और फिर वो सरकार की ही हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। लेकिन एक और बहुत खतरनाक तरीका हाल में जो जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे लग रहा है जी। कि देखिए, जब जस्टिस खेहर चीफ जस्टिस बने तो उस समय एक कलिको पुल का मसला तभी तभी आया, जी। जिसमें कि को पुल ने अपने सुइसाइड नोट में, जो कि हैंड रिटन सुइसाइड नोट था 35 पन्ने का, हम्म। जिसमें उसने जस्टिस खेर के खिलाफ भी और उनके बाद जो चीफ जस्टिस बने दीपक मिश्रा के खिलाफ भी बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए जी। कि वो जब अरुणाचल का केस हुआ, प्रेसिडेंट्स रूल वाला, तो इनके रिश्तेदारों ने उनसे पैसे मांगे वगैरह वगैरह। उसमें उस समय जो मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने बोला था कि इसमें एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जी। लेकिन सरकार को नहीं होने दिया। हम्म। और इनको चीफ जस्टिस बना दिया। हम्म। अब वो उसके बाद कलिको पुल की पत्नी आई, हम्म। उन्होंने इनको चिट्ठी लिखी हम्म। खेर साहब को कि भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन करवाइए, क्योंकि एफआईआर लॉन्च करवाइए और इन्वेस्टिगेशन करवाइए। इन्होंने वो भी नहीं होने दिया। हम्म। तो ऐसे में कई बार, उसके बाद फिर दीपक मिश्रा साहब आए, हम्म। उनके भी सामने वो मेडिकल कॉलेज का स्कैम हो गया, हम्म। जिसमें एलिगेशन यही था कि भाई कॉन्स्पिरेसी हुई कि भाई सुप्रीम कोर्ट को घूस देकर फैसला ले लेंगे वगैरह वगैरह। जी। और वो मामला एफआईआर हुई, सीबीआई के सामने गया। उसके बाद गोगोई साहब आए, उनके आते ही वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो गया। जी। जैसे ही वो चीफ जस्टिस बने, एक स्टाफर का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो गया। और जाहिर है कि वो, क्योंकि वो लेडी पुलिस के पास गई, पुलिस को उसने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, फिर पुलिस वाला ही उस लड़की को जस्टिस गोगोई के घर पर ले गया वगैरह वगैरह, तो ये सब भी सरकार को ये सब पता थी।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार का, क्योंकि ये सरकार सारी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट के खिलाफ, जिसमें कि जितनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं सबका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो आईटी हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, एनआईए हो, सबका। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद कहीं ना कहीं ये भी काम कर रहा है कि एजेंसीज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वजह से भी जस्टिस बोबडे के खिलाफ तो ऐसा कोई केस नहीं आया, लेकिन जो आने वाले चीफ जस्टिस है जस्टिस रमन्ना, उनके बेटी के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप लगाए गए और उस पर केस भी हुआ, उस पर काफी विवाद भी हुआ। क्या ये महज इत्तेफाक आपको लगता है? हाँ, देखिए, कलिको पुल में कोई इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दिया गया जी। उसके बाद फिर वो जो दीपक मिश्रा साहब का केस आया, उसमें भी मतलब मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो पाया। उसके बाद फिर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आया गोगोई साहब का, उसमें भी कोई इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दिया गया। अब ये जो नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनके खिलाफ एक मुख्यमंत्री ने बड़ा सीरियस चार्ज लगाया, जो कि बोबडे साहब को भेजा गया। देखिए, बोबडे साहब की खास बात यह है कि उन्होंने गोगोई साहब का भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हैंडल किया और अपने प्रीडिसेसर का भी और अपने सक्सेसर का ये वाला चार्ज जो कि इनको भेजा गया। तो इनकी ड्यूटी ये थी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली एक कमिटी बनाते, रिटायर्ड जजेस की कमिटी बनाने की जरूरत थी, क्योंकि जो सक्सीडिंग चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस या मौजूदा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमिटी नहीं बना सकते। आपको रिटायर्ड रिटायर्ड जजेस जिनकी इंटेग्रिटी अनडाउटेड है, उनकी कमिटी बनानी चाहिए थी। लेकिन लगता है कि कुछ किया ही नहीं गया, क्योंकि कोई बात सामने आई नहीं कि कोई कमेटी बनी, नहीं बनी, क्या बनी, कौन था उस कमेटी में, उनकी क्या रिपोर्ट आई, नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में बस एक 2 लाइन का प्रेस नोट इशू कर दिया जी। पहले तो 4 महीने तक बिल्कुल चुप्पी रही और 4 महीने के बाद इस दिन उनका रिकमेंडेशन भेजा गया कि भाई उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। 2 लाइन का प्रेस नोट इशू कर दिया कि भाई वो इन हाउस उनका मामला एग्जामिन किया गया इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर और उसको खत्म कर दिया गया। तो अब यह है कि देखिए, चीफ मिनिस्टर ने तो ये लिखा था कि भाई इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाई और बड़े सीरियस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह भी दिया था, लेकिन वो भी नहीं होने दिया जा रहा। तो इस सब से ये शंका जरूर राइज होती है कि क्या इसको भी एक तरह का ब्लैकमेल का टूल बनाया जाएगा। प्रशांत जी, लेकिन ये जो जस्टिस गोगोई थे, इनके मामले में तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज ए.के. पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, अगर मुझे ध्यान पड़ता है। नहीं, वो तो कमेटी कुछ दूसरा, एक एडवोकेट था बेंज, उसने कुछ एलिगेशंस करे थे, उसमें कुछ बनाई थी और उस कमेटी की भी रिपोर्ट कोई सार्वजनिक पब्लिक नहीं हुई। नहीं, पब्लिक नहीं करेगी। वो इसमें नहीं जा रहे थे कि भाई, और इसमें गए भी नहीं कि भाई इनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कोई कॉन्स्पिरेसी था कि नहीं था, उसमें नहीं गए वो जी। जो जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने ऐसे ही कोई जनरल सी रिपोर्ट दी है कि भाई दूसरा उसका एलिगेशन ये था कि सुप्रीम कोर्ट में फिक्सर्स काम करते हैं केसों को लिस्ट कराने वगैरह के लिए। पर मतलब ये बात समझ में नहीं आती कि भाई आप ये कमिटियां बनाते हैं, आप कहते हैं कि आपने कोई कमेटी बनाई, रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट ही नहीं सार्वजनिक करी जाती। किसी को कुछ पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये किस तरह की पारदर्शिता है, ये किस तरह का प्रोसीजर है कि भाई आप किसी को कुछ पता ही नहीं लगने देते, आपस में ही रफा दफा करके सब चीज खत्म कर दी जाती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।